our YouTube channel Agriculture and GK Knowledge for All। मेरा नाम मोनिका टिकरिया है और आज मैं आप लोगों से एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड ट्रेड के इम्पोर्टेंट MCQs क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। There is an important information regarding complete notes of Cotton Corporation of India Agriculture Part। इस ई बुक को अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आपको 799 रुपीज इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना होगा। इस ई बुक में आपको क्वेश्चन पेपर इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, PDF, वीडियो लेक्चर्स, also provide some study material regarding Maths, English, Reasoning part भी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। जिन स्टूडेंट्स ने इस ई बुक को बाय कर रखा है उन्हें मॉक टेस्ट में स्पेशल डिस्काउंट भी दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ बाइंग एंड सेलिंग दैट टेक्स प्लेस इन रेगुलेटेड मार्केट। रेगुलेटेड मार्केट मीन्स यहाँ जो भी मार्केटिंग सिस्टम आपका चलता है उसको गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। यहाँ पे पूछा गया इस क्वेश्चन में कि ऐसा कौन सा मेथड है जिससे बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस किया जाता है रेगुलेटेड मार्केट में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ओपन ऑक्शन सेल। यहाँ पर बिडिंग की जाती है ट्रेडर के द्वारा और जो हाईएस्ट प्राइस बिड करता है उनको वो प्रोड्यूस बेच दिया जाता है। मोरगन मेथड में कल्टीवेटर कल्टीवेट करने से पहले ही मतलब किसान अपना प्रोडक्शन शुरू करने से पहले ही ट्रेडर से कुछ अमाउंट का मनी जो है वो बाय कर लेता है, मतलब बोरो कर लेता है, फिर उसी ट्रेडर को वो अपना प्रोड्यूस बेच देता है। सेल अंडर कवर ऑफ क्लोथ मीन्स अंडर कवर टाइप से यहाँ पर मार्केटिंग होती है। मीन्स किसी को भी बताया नहीं जाता कि आपका मोल क्या है, भाव क्या है, वो स्पेशल साइन लैंग्वेजेस यूज करते हैं सम काइंड ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, statutory price is related to? The correct answer is sugar cane. Statutory price means it is the price announced by the central government based on the cost of cultivation of sugar cane. ये प्राइस शुगर मिल फैक्ट्री वालों को पे करना पड़ता है शुगर केन ग्रोवर किसान लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एगमार्क एक्ट was initiated in the year? एगमार्क मीन्स ये एक सर्टिफिकेशन मार्क है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर। ये मार्क जो है वो मतलब एक बताता है कि एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। जो किसने दिया था? डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेडिंग डन एट द फार्मर लेवल इज कॉल्ड एज? ग्रेडिंग जो कि फार्मर ग्रेडिंग मीन्स क्या होता है, क्वालिटी के बेस्ड में आपको अलग करना रहता है कोई भी प्रोडक्ट को, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को जनरली फ्रूटिंग वगैरह में या सीड्स में किया जाता है। तो अगर वो फार्मर लेवल्स में होगा तो उसको क्या बोलते हैं हम? कच्चा ग्रेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ द चेंज इन द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज? रिस्क का क्या मतलब होता है? जो भी इन्वेस्टमेंट आप लगाए हैं अगर उतना ही आपको वापस नहीं मिलेगा प्रोडक्शन के बाद तो एक टाइप का वो क्या हो जाता है, आपका रिस्क हो जाता है। मतलब आपको एक अगर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी में अगर कोई चेंज आती है उसकी वजह से आपको रिस्क उठाना पड़ता है तो दैट इज कॉल्ड एज इंस्टीट्यूशनल रिस्क। फिजिकल रिस्क मतलब अगर कोई भी फायर या फ्लड आ गया जिसके कारण से आपको प्रॉब्लम होती है दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल रिस्क। टेक्निकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेजिटेबल मार्केट फॉल अंडर? वेजिटेबल मार्केट किसके अंतर्गत आता है? दैट इज कॉल्ड एज स्पेशलाइज्ड मार्केट। किसी भी चीज का अगर
स्पेसिफिकेशन हो उसके पास, जैसे वेजिटेबल है तो वहां सिर्फ वेजिटेबल्स ही बिकेंगी, अगर आपका क्लोथ का मार्केट है तो वहां पर क्लोथ ही बेचा जाएगा, अगर वैसा कोई मार्केट है दैट इज कॉल्ड एज स्पेशलाइज्ड मार्केट। जनरल मार्केट मतलब वहाँ सारी चीजें हो जाती है, मतलब वहीं पर आपका वेजिटेबल मार्केट भी है, वहीं पर आपका कपड़ा मार्केट भी है, वहीं पे आपके ग्रोसरीज के भी मार्केट है, दैट इज कॉल्ड एज जनरल मार्केट। टर्मिनल मार्केट होता है वो मार्केट जहां पर हम एक्सपोर्ट मतलब प्रोसेसिंग करते हैं, उसके बाद उस प्रोडक्ट का हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनल मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन, open market is also called as, open market means that is called as, the correct answer is visible market। मतलब ओपन मतलब ये गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अपना काम करती है और इसे किसी से डरने की जरूरत नहीं पड़ती, दैट इज कॉल्ड एज विजिबल मार्केट। ब्लैक मार्केट क्या होता है कि ये कुछ तो मतलब ऐसा काम करती है जिनकी वजह से इन्हें ब्लैक में मार्केटिंग करनी पड़ती है, मतलब ये कोई टैक्स नहीं देती या कुछ तो ये गवर्नमेंट के लॉ के अकॉर्डिंग नहीं करती, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हम ब्लैक मार्केट बोलते हैं। डिमांड क्रिएशन इज द सब फंक्शन ऑफ, डिमांड क्रिएशन मीन्स जो भी आइडियाज आपके दिमाग में है उसको लगा के, क्रिएटिव आइडियाज को लगा के आपको उसको सेल्स में चेंज करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज डिमांड क्रिएशन। किसी भी मतलब आपको एडवर्टाइज करके या फिर कुछ डिस्काउंट देकर आपको डिमांड क्रिएट करना पड़ता है किसी भी सब्जेक्ट का या मैटर का या प्रोडक्ट का, तो ये किसके अंतर्गत आता है, द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन एक्ट वॉज पास्ड इन, द करेक्ट आंसर इज ए 1956। इस एक्ट को पास करने के लिए किसने रिकमेंडेशन किया था, ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी और आरबीआई ने मिलकर रिकमेंड किया था कि इस एक्ट को पास करना चाहिए, तब ये एक्ट पास हुआ 1956 में। और इसके अंतर्गत दो काम हुए, एक तो सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन बना 1957 में और सारे स्टेट्स में एक वेयर हाउस कॉर्पोरेशन बनाया गया 1957 में। बट अब इस एक्ट को बाइफरकेट कर दिया गया है दो नए एक्ट में, पहला है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक्ट 1962 और सेकंड है वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन एक्ट 1962। वेयर हाउस का काम क्या होता है, स्टोरेज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टारगेटेड पीडीएस वाज लॉन्च्ड इन, टारगेटेड पीडीएस मींस टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये जनरली पुअर पीपल्स में ध्यान देते हैं थोड़ा, इसमें दो कैटेगरी आती है, एक बिलो पॉवर्टी लाइन और एक अबव पॉवर्टी लाइन। ये फूड ग्रेन जो भी एफसीआई जो फूड ग्रेन स्टोर करके रखती है उसका एलोकेशन और ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है इनका ही रहता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। ये कब लॉन्च किया गया था, 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following factors has negative relationship with marketable surplus? मार्केटेबल सरप्लस मीन्स टोटल प्रोडक्शन में अगर आप टोटल रिक्वायरमेंट को माइनस कर देंगे तो वो कहलाएगा आपका मार्केटेबल सरप्लस। मीन्स टोटल प्रोडक्शन में टोटल रिक्वायरमेंट को आप माइनस कर देंगे। टोटल रिक्वायरमेंट में क्या आता है, जो भी आपका फैमिली के लिए जो आप थोड़ा सा प्रोडक्ट रख लेते हैं उसमें से, या फिर आपको जो भी रेंट वगैरह देना है उसके लिए थोड़ा सा आप रख लेते हैं, वो सब आपका टोटल रिक्वायरमेंट के अंदर आ जाता है। तो इसमें इसका यहाँ पे बोल रहा है नेगेटिव रिलेशनशिप किसके साथ शो करेगा, तो द करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, साइज ऑफ फैमिली। क्योंकि अगर हमारी साइज ऑफ फैमिली हमारी ज़्यादा बड़ी होगी तो टोटल रिक्वायरमेंट हम लोग का बढ़ेगा, पर हमारा जो टोटल प्रोडक्शन होगा वो उसके कारण से जो भी हमारा मार्केटेबल सरप्लस है वो कम हो जाएगा। Next question, the act of holding and preserving farm commodity from the time of production till consumption is known as, जो भी फार्म कमोडिटी है हमारा उसको प्रिजर्व रखना फ्रॉम द प्रोडक्शन से लेके लास्ट कंजप्शन प्रोसेस तक के, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्टोरेज।
Next question. The agent of the government for purchase, sale and storage and distribution of farm inputs is called as. मतलब ऐसा गवर्नमेंट या ऐसा एजेंसी जो है जो परचेस करने में हेल्प करती है, सेल और स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन करने में हेल्प करती है फार्म इनपुट्स को, वो कौन सी एजेंसी है? दैट इज कॉल्ड एज नफेद। एफसीआई का काम क्या है? वो जो भी प्रोड्यूस करते हैं फार्मर्स उनको एमएसपी के रेट से खरीद लेती है फार्मर्स से। और पैक्स का क्या काम है? ये क्रेडिट प्रोवाइड करता है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। ये स्मॉल लोन या मीडियम लोन प्रोवाइड करता है रूरल फार्मर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीलिंग प्राइस कॉन्सेप्ट इज टू प्रोटेक्ट। सीलिंग प्राइस कॉन्सेप्ट जो किसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कंज्यूमर्स। प्राइस सीलिंग मीन्स क्या होता है? गवर्नमेंट किसी भी प्रोडक्ट में एक लिमिट लगा देती है कि इसके ऊपर में इस प्राइस से ज्यादा आप इस प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते करके। तो दैट इज कॉल्ड एज प्राइस सीलिंग। मतलब आपको इक्विलिब्रियम से नीचे ही बेचना पड़ेगा उस प्रोडक्ट को। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ इसका। जैसे इंटरनेट हो गया। इंटरनेट मतलब अगर उसकी डिमांड काफी ज्यादा है अभी कोरोना के टाइम पे, तो इंटरनेट का अगर प्राइस जो है कंपनी वाले अगर सोचे तो वो बोलेंगे कि इसका प्राइस हम ज्यादा बढ़ा देते हैं क्योंकि इसकी डिमांड भी अभी बहुत ज्यादा चल रही है करके। बट गवर्नमेंट क्या करती है? उसकी प्राइस फिक्स रखती है ताकि कंज्यूमर्स को बेनिफिट हो सके करके। भले आप सप्लाई को और ज्यादा बढ़ा दीजिए बट आपकी प्राइस जो है वो उतनी ही रहनी चाहिए। एक लिमिट डिसाइड कर देती है गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड एज प्राइस सीलिंग। तो ये किसके बेनिफिशियरीज के लिए करती है गवर्नमेंट? द आंसर इज कंज्यूमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन वाज रीनेम्ड एज CACP इज इन द ईयर। CACP मतलब कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। इसको पहले एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन बोला जाता था, फिर 1985 में इसका नाम चेंज करके CACP रख दिया गया। तो ये कब हुआ आपका? 1985 में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्केट फॉर कॉफी फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ। कॉफी मार्केट जो है वो किसके अंडर में आता है? हार्ट्स, शैंडीज, प्राइमरी मार्केट या इंटरनेशनल मार्केट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका इंटरनेशनल मार्केट, जहां पे इसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। A single activity which facilitates the movement of product from the point of its production till it reaches to the ultimate consumer is called as। मतलब जो भी एक्टिविटी एक प्रोडक्शन स्टार्टिंग प्रोडक्शन से लेके लास्ट कंज्यूमर तक की जाती है दैट इज कॉल्ड एज मार्केट फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टैंडर्डाइजेशन प्रीसीड्स। मतलब स्टैंडर्डाइजेशन करने से पहले आपको ग्रेडिंग करना पड़ता है। मतलब आपको क्वालिटी के हिसाब से उसको अलग अलग करना पड़ता है कि ये क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, उसके बाद ये क्वालिटी ग्रेड देते हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड। जैसे स्टूडेंट्स में मार्क्स में भी होता है, A ग्रेड मिलता है, B ग्रेड मिलता है, C ग्रेड मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेडिंग। और ग्रेडिंग करने के बाद ही उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं। स्टैंडर्डाइज मीन्स वो एक स्पेशल प्रोटोकॉल फॉलो करता है कोई सा भी, मतलब उस फूड प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग वो उसका स्टैंडर्ड या स्पेसिफिकेशन एक जनरल स्टैंडर्ड फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट legislation relating regulation of market was enacted through fill in the bank Market Act of 1897। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बैरर कॉटन मार्केट एंड ग्रेन मार्केट एक्ट ऑफ 1897 के तहत ही आपका फर्स्ट रेगुलेटेड मार्केट इंडिया में स्टार्ट किया गया, जो कि कॉटन मार्केट था, जो कहाँ स्टार्ट किया गया? करंज में। इससे ब्रिटिश लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को परचेस या सेल कर सके।
Next question. The need for establishing licensed warehouse in India was early realized in the year dash by Royal Commission on Agriculture. मतलब एक वेयर हाउस लाइसेंस वेयर हाउस की जरूरत है, ये सबसे फर्स्ट टाइम कब रियलाइज किया गया? बाय रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा 1928 में। 1937 को क्या स्टार्ट किया गया? एग्मा। 1965 में एफसीआई और सीएससीपी स्टार्ट हुए थे। Next question. The Bureau of Indian Standard is the name given to the dash from April 1987. The Bureau of Indian Standard is the name given to the fill in the blank from April 1987. The correct answer is ISI, Indian Standard Institute. Next question. The loans that help the farmer to overcome distress sales are. ऐसा लोन जो फार्मर को डिस्ट्रेस सेल से बचाता है। डिस्ट्रेस सेल्स मतलब ड्यू टू सर्टेन रीजंस के कारण फार्मर्स को अपना जो भी प्रोड्यूस है वो बेचना पड़ जाता है ड्यू टू लॉस में, मतलब कम पैसे भी मिलते रहते तो भी उनको बेचना पड़ जाता है ड्यू टू सर्टेन रीजंस के कारण, दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रेस सेल्स। तो इसको बचाने के लिए फार्मर को कौन सा लोन लेना पड़ता है? द आंसर इज मार्केटिंग लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन. The reduction in price fluctuation within a certain range refers to. तो करेक्ट आंसर होगा आपका प्राइस स्टेबलाइजेशन। प्राइस स्टेबलाइजेशन मीन्स एक कंट्री के अंदर कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो स्टेबल रखनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे मोबाइल ले लिया, उसकी प्राइस आज 10,000 रुपीज है, तो कल भी उसकी प्राइस हमको 10,000 ही रखनी पड़ेगी। एकदम से आप उसकी प्राइस 40,000 नहीं बढ़ा सकते, तो उसको हम बोलते हैं प्राइस स्टेबलाइजेशन। तो ये क्यों करते हैं हम? इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, महंगाई को बढ़ाने से रोकने के लिए और डिफ्लेशन दोनों को कंट्रोल में रखने के लिए की जाती है। अगर क्या बोलते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे अगर कोई भी चीज़ है प्राइस, जैसे कोई भी मोबाइल फ़ोन है, वो अगर आज सस्ती हो गई तो लोग बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड करने लग जाएंगे। डिमांड करने लग जाएंगे तो क्या होगा? अब लोगों के पास पैसा भी ज़्यादा है और उसकी प्राइस भी कम हो गई, डिमांड। ये वाला एग्जाम्पल अभी भूल जाओ, ये बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। मैं एक दूसरे एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे चीजें सस्ती होगी तो लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा, पैसा ज्यादा होने के कारण लोग डिमांड ज्यादा करेंगे। अब जब डिमांड ज्यादा करेंगे बट मार्केट में तो वो कोई भी प्रोडक्ट जो है वो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर बुक है वो 100 रुपए की मिल रही है, बट अब लोग बोलेंगे कि मैं 300 रुपये दूंगा, कोई और बोलेगा मैं 500 रुपीज दूंगा, कोई और आके बोलेगा मैं 1000 रुपीज दूंगा। तो इसलिए डिमांड बढ़ने से ऑटोमेटिकली प्राइस भी बढ़ जाती है, तो वो भी एक खतरा है। इसलिए हमेशा हमको प्राइस को स्टेबल रखना पड़ता है। यहाँ पे पूछा प्राइस हाइक। प्राइस हाइक क्या होता है? जैसे पेट्रोल की प्राइस कभी कभी अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कुछ टाइम के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइस हाइक। प्राइस स्प्रेड क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर अपॉन प्राइस रिसीव्ड बाय द प्रोड्यूसर। मतलब कंज्यूमर कितना प्राइस देता है और कितना प्राइस प्रोड्यूसर को रिसीव होता है, वो क्या कहलाता है? प्राइस स्प्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन. मार्केटिंग एड्स fill in the blank to the product, but at the same time it adds utility to the product. मतलब मार्केटिंग ऐड करता है तो इसका आंसर होगा आपका ए, कॉस्ट। मतलब मार्केटिंग करने से कोई भी प्रोडक्ट की अगर आपको मार्केटिंग करनी है, मतलब बाइंग और सेलिंग प्रोसेस आपको उसका स्टार्ट करना है, तो उससे क्या होगा? आपको कॉस्ट बढ़ेगा, है ना, टू द प्रोडक्ट, बट साथ साथ में उसकी यूटिलिटी भी बढ़ जाएगी। यूटिलिटी मीन्स enjoyment of a consumer increases, मतलब उसकी इंजॉयमेंट बढ़ जाती है जैसे ही वो प्रोडक्ट या सर्विसेज कोई भी वो खरीदता है, तो मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी इज कॉल्ड एज यूटिलिटी।
तो यहाँ पर इसका आंसर होगा कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइस स्प्रेड refers to the price differential between consumer price and fill in the bank price। तो अभी अभी हमने देखा प्राइस स्प्रेड क्या होता है, प्राइस डिफरेंशियल बिटवीन कंज्यूमर प्राइस एंड प्रोड्यूसर प्राइस, मतलब कंज्यूमर कितना प्राइस पे कर रहा है और प्रोड्यूसर को कितना प्राइस वापस मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज प्राइस स्प्रेड। तो यहाँ इसका आंसर होगा ए, प्रोड्यूसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्केट विथ विच कंज्यूमर हैव डायरेक्ट एक्सेस आर कॉल्ड एज फिल इन द बैंक मार्केट। ऐसा कौन सा मार्केट है जहां कंज्यूमर डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका रिटेलर, जहां पे किसके किसके बीच ट्रेडिंग होती है, ट्रेडर और कंज्यूमर के बीच डायरेक्ट ट्रेडिंग होती है, तो इसका आंसर होगा रिटेल मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ फिल इन द बैंक रिलेशनशिप बिटवीन द साइज ऑफ द होल्डिंग एंड द मार्केटेबल सरप्लस। मार्केटेबल सरप्लस और साइज होल्डिंग के बीच कैसा रिलेशन है, पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो साइज मतलब लैंड साइज की होल्डिंग अगर बढ़ेगी तो आपका टोटल प्रोडक्शन भी उस लैंड एरिया में ज्यादा आप कर पाएंगे, तो मार्केटेबल सरप्लस भी आपका क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन माइनस टोटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्शन इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ होल्डिंग से। और हाँ, अगर यहीं पर क्वेश्चन पूछा जाता साइज ऑफ द फैमिली से, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता, क्योंकि साइज ऑफ फैमिली बढ़ेगी तो हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है उसी में से हम थोड़ा हिस्सा काट कर अपने लिए अपने फैमिली के लिए रख देंगे, तो टोटल प्रोडक्शन में क्या होगा, कमी आ जाएगी हमारी, तो मार्केटेबल सरप्लस भी क्या होगा, हमारा कम हो जाएगा, तो वो दोनों का रिलेशन क्या होता है, नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैकेजिंग इज अ पार्ट ऑफ। पैकेजिंग किसका पार्ट है, ग्रेडिंग में तो हम लोग क्वालिटी के हिसाब से उसको ग्रेड करते हैं ABCD करके, स्टोरेज में स्टोरेज का तो नहीं है, स्टैंडर्डाइजेशन का भी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पैकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेटर द प्राइस स्प्रेड फिल इन द बैंक इज द मार्केटिंग एफिशिएंसी। द आंसर इसका क्या होगा, लोअर, मतलब जितना ज्यादा प्राइस स्प्रेड बढ़ेगा उतनी उसकी मार्केटिंग एफिशिएंसी क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मार्केट हैविंग अ फ्यू बायर्स इज कॉल्ड एज। ऐसा मार्केट जहां पे सिर्फ कुछ ही बायर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ओलिगोपोली। Which of the following method is widely used to determine MSP? जब गवर्नमेंट MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसी भी प्रोडक्ट के लिए डिसाइड करती है, तो वो किस पर बेस्ड होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एगमार्क सील इज कंपलसरी फॉर। एगमार्क सील जो है वो कौन से प्रोडक्ट के लिए कंपलसरी है, तो इसका आंसर होगा एक्सपोर्ट। जब आप किसी भी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें चेक किया जाता है कि आपका जो भी प्रोडक्ट है वो सर्टिफाइड है कि नहीं है करके, तो इसलिए इसका आंसर होगा आपका एक्सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, adjustment of demand and supply of a commodity on the basis of time, place and quantity is known as। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका इक्वलाइजेशन। मीन्स डिमांड और सप्लाई को आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है, मतलब अगर डिमांड बढ़ रही है तो उसकी सप्लाई को कम करना रहता है, सॉरी डिमांड अगर आपकी बढ़ती है तो सप्लाई को भी आपको बढ़ाना पड़ता है, और अगर डिमांड कम हो रही है तो उसकी सप्लाई को भी आपको कम करना पड़ता है, तो इसको मेंटेन रखने के लिए आप इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इक्वलाइजेशन। असेंबलिंग मतलब क्या होता है, ट्रेडर को ट्रेडिंग करने के लिए अलग अलग जगह के फार्मर्स से जो भी आपका प्रोड्यूस आप बेचना चाह रहे हैं उसको कलेक्ट करता है, फिर वो एक सेंट्रल मार्केट में लेकर आता है, फिर वहां से वो कंज्यूमर लोग को बेचता है, तो वो आपका प्रोसेस क्या कहलाता है, असेंबलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, Codex Alimentarius Commission was established in। कब एस्टेब्लिश किया गया था, इन 1963।
कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन क्या है? ये एक इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड बॉडी है जो कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और WHO के साथ मिलकर काम करती है। ये स्टार्ट की गई थी मई 1963 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ताकि ये कंज्यूमर हेल्थ को मतलब ध्यान में रख सके और जो भी फेयर प्राइस दिला सके फूड ट्रेड में, जो भी फूड ट्रेड वगैरह होता है उसको फेयर प्राइस दिला सके फार्मर्स को और उनकी कंज्यूमर की हेल्थ का भी ध्यान रखती है। तो ये जॉइंट किसके किसके जॉइंट का ये एस्टेब्लिशमेंट है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और WHO का। ठीक, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? सी, 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन, Indian Grain Storage Management and Research Institution is located at. The correct answer is Hapur, Uttar Pradesh. Next question, Indian Grain Storage Management and Research Institute function under the supervision of. ये किसके अंतर्गत, कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये काम करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। Next question, if speculator makes profit in the business through analyzing the price trend of commodity, it is called as. अगर स्पेकुलेटर जो है वो बिजनेस में प्रॉफिट कमाता है, वो ये सब ट्रेंड देखकर कि प्राइस का ट्रेंड अभी कम है कि ज्यादा है, कमोडिटी का ट्रेंड क्या चल रहा है, प्राइस ट्रेंड कैसा चल रहा है, उसको एनालाइज करके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? द करेक्ट आंसर इज स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन मीन्स क्या होता है? कोई भी गुड या फिर प्रोडक्ट को हम अभी प्रेजेंट वैल्यू में खरीद लेते हैं और उसको स्टोर करके रख लेते हैं, जब आगे चल के उसकी प्राइस जब इंक्रीज होगी तब हम उसको सेल करेंगे करके। जैसे क्या हुआ था, प्याज का जैसे रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था अचानक से, है ना? तो कुछ फार्मर्स क्या करते हैं, जैसे जिनके पास स्टोरेज सिस्टम की फैसिलिटी होती है, वो स्टोर करके रख लेते हैं जब उसका सीजन होता है, तो जब ऑफ सीजन में उसको रिलीज करते हैं तो उस टाइम उसकी प्राइस क्या होती है? ज्यादा होती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? स्पेकुलेशन। और हेजिंग क्या है? मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है या फिर प्रैक्टिस है जिससे कि रिस्क को कम किया जा सके। रिस्क को कम करने के लिए फ्यूचर में इसको यूज करते हैं। हेजिंग और फॉरवर्ड ट्रेडिंग दोनों एक ही टाइप का प्रोसेस है। फॉरवर्ड ट्रेडिंग क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई फार्मर है, वो कोई किसी भी मतलब जैसे राइस का कल्टीवेशन कर रहा है, बट उसको अभी नहीं पता है कि 3 महीने बाद उसके क्रॉप की प्राइस क्या होगी, फ्लक्चुएट करेगी या कम हो जाएगी या इंक्रीज हो जाएगी। तो वो अभी से जो बायर है उसका उससे डिसाइड कर लेता है, ट्रेड कर लेता है कि मैं इतने में ही इतने ही प्राइस में मैं बेचूंगा, चाहे कम हो या प्राइस या फिर ज्यादा हो। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड ट्रेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग purchase and sale of commodity are always opposite in direction? तो इसका करेक्ट आंसर होगा hedging। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following trading techniques storage of commodity will not arise? तो इसका करेक्ट आंसर भी क्या होगा? हेजिंग होगा। हेजिंग में आपको स्टोरेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हेजिंग मीन्स हेजिंग भी सेम होता है फ्यूचर ट्रेडिंग के जैसे ही। इसमें भी हार्वेस्ट करने के पहले ही किसान जो है अपना कमोडिटी को प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से बेच देता है, ताकि फ्यूचर में अगर प्राइस कम भी होगा तो उस कमोडिटी के कारण उसको नुकसान नहीं होगा। यही होता है हमारा हेजिंग प्रोसेस में। तो हेजिंग एक टाइप का क्या है? रिस्क मिनिमाइजेशन प्रोसेस है। मतलब फ्यूचर के रिस्क को ये कम कर देता है, इसलिए हम हेजिंग का यूज करते हैं। Next question, in which of the following it is obligatory regarding purchase and sale of a commodity in the same quantity? The answer is hedging. Next question, ISI Indian Standard Institution was renamed as Bureau of Indian Standard BIS in the year
ISI का नाम चेंज करके BIS कब किया गया, कौन से ईयर में? द करेक्ट आंसर इज 1987. Next question. Raithu bazaars are popular in fill in the blank state in the field of direct marketing. तो ये कहाँ लोकेटेड है? आंध्र प्रदेश में. राइथू बाजार जो है फैसिलिटेट करता है फार्मर्स को ताकि वो अपना प्रोडक्ट जो है डायरेक्ट सेल कर सके कंज्यूमर को, और ये प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में काम करते हैं. गवर्नमेंट प्रोटेक्शन के साथ ये बाजार काम करता है. तो ये बहुत पॉपुलर है. कहाँ का बाजार है? आंध्र प्रदेश का. नेक्स्ट क्वेश्चन. इको मार्क स्कीम केम इनटू द एग्जिस्टेंस इन द ईयर. इको मार्क मतलब एक सर्टिफाइड प्रोडक्ट का ये एक मार्क है जो कि कौन इशू किया था? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने इसे इशू किया है. किस बेसिस में मतलब ये स्टैंडर्ड दिया गया है? ताकि जो भी मतलब ऐसे प्रोडक्ट में इसमें ये मार्क लगता है जो कि इकोसिस्टम के लिए लेस हार्मफुल हो, है ना. तो ये कब एग्जिस्टेंस में आया, कौन से ईयर में? द करेक्ट आंसर इज 1991. नेक्स्ट क्वेश्चन. इको मार्क लोगो इज गिवन टू द प्रोडक्ट विच इज. मतलब कौन से प्रोडक्ट के लिए ये दिया जाता है? एनवायरमेंट फ्रेंडली इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. एडजस्टमेंट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, प्लेस एंड क्वांटिटी इज नोन एज. इसका करेक्ट आंसर है इक्वलाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया विल फंक्शन अंडर द. कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किसके अंडर में काम करती है, कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? द आंसर इज बी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स. ये कब फर्स्ट टाइम इसे कब लॉन्च किया था CCI को? 1970 में अंडर द कंपनी एक्ट ऑफ 1956 के तहत इसे स्टार्ट किया गया है कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को 1970 में. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा. कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंटर्ड द डोमेस्टिक मार्केट इन द ईयर. ये डोमेस्टिक मार्केट में कब एंटर किया कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? द आंसर इज 1971-72 में. नेक्स्ट क्वेश्चन. अपेडा कम इनटू द एग्जिस्टेंस इन द ईयर. अपेडा कब आया? द आंसर इज 1986. नेक्स्ट क्वेश्चन. अपेडा विल फंक्शन अंडर द. अपेडा कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में वर्क करता है? द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स. मतलब CCI और अपेडा दोनों ही किसके अंडर में काम करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. एम्पेडा came into the existence in the year. एम्पेडा मीन्स क्या है? मराइन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी. ये कब मतलब कौन से ईयर में आया? 1972 अंडर द मराइन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1972 के अंतर्गत इसे स्टार्ट किया गया है. ये मराइन प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट में ध्यान देता है ये. तो इसका आंसर क्या होगा? बी, 1972. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोचीन में. नेक्स्ट क्वेश्चन. NDDB came into the existence in the year. नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का एग्जिस्टेंट ईयर क्या है? द आंसर इज ए, 1965. 1965 में आप याद रखिएगा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया CACP कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ये दोनों भी उसी टाइम मतलब तीन चीजें हैं जो 1965 में आई थी, एग्जिस्टेंस था उनका, NDDB, FCI और CACP का. तो ये आप अच्छी तरह याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. NDDB इज लोकेटेड एट. तो इसका आंसर होगा ए, आनंद, गुजरात. होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो. अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए. Thank you for watching this video. Stay healthy and safe.